गांधी ने लगातार एक कोशिश ज़रूर की कांग्रेस पार्टी को फिर से उजागर करने के लिए, लेकिन जो है प्रचार प्रसार का माध्यम बहुत ज़्यादा दिखाया गया। लगता है कि अभी मायावती जो है अलग थलग ही होकर के चुनाव लड़ते हुए मुझे दिखाई पड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से लाया गया था, क्योंकि उनको पता था कि ये वो व्यक्ति है जो सत्ता को परिवर्तित कर सकता है, इतना दम उनका उतना मानदा वो रखते हैं, क्योंकि उन्हें जब पारिवारिक इतिहास रहा है और राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरे परिवार का दबाव है। तो साल 2024 काफी नजदीक है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले अब विपक्षी दलों ने कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि कैसे भी करके केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हटाना है। और यदि यहां पर विपक्षी दल महागठबंधन कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये महागठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी को हराता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा विपक्षी दलों का दावा है। तो ऐसे में देखा जाए तो बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहीं यहाँ पर देखा जाए तो ममता बनर्जी भी मैदान में है और ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दांव खेल दिया भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं और ऐसे में बीजेपी खेमे की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर ली, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी वह विधानसभा चुनाव जीतती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहद बड़ी चुनौती बनकर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिंधिया एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन आज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है। तो सिंधिया और सिंधिया के समर्थक लगातार कांग्रेस खेमे को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन किसे मालूम था कि सिंधिया भी यहां पर कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे। दरअसल आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो जंग छिड़ी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो अब मैदान में ना सिर्फ समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी है और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी भी है। तो ऐसे में देखा जाए कयासों का दौर जारी है और महागठबंधन में क्या यहां पर बहुजन समाज पार्टी जुड़ती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती है और यूपी की सियासत में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की कुछ अहम रणनीतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मायावती यहाँ पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है, नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, लेकिन उनकी पार्टी किसी अन्य दल के साथ नहीं जुड़ेगी, गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि समय ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है कि अब गठबंधन कर लेना चाहिए। तो बात यहां पर करेंगे क्या वाकई में बीजेपी को हराने के लिए अब मायावती का रुख कांग्रेस खेमे की तरफ होगा या फिर नहीं। सवाल यहां पर हम करेंगे यहां पर अपने न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। तो सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहां पर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो यहां पर सबसे बड़ा अहम सवाल यही बनता है, मायावती यहां पर खुद कहती हैं कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेंगी, लेकिन दूसरी ही तरफ कार्यकर्ताओं का रुख कांग्रेस खेमे की तरफ दिखाई दे रहा है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर कहते हैं कि मायावती की तरफ अगर रुख करें सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तो वह भी साथ में आ जाएंगे। लेकिन ओपी राजभर का रुख देखने को मिलता है कभी बीजेपी की तरफ, कभी सपा की तरफ, कभी बसपा की तरफ। तो आप इन तमाम राजनीतिक रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति, दोनों जगहों पर एक चीज़ बहुत ही साफ दिखाई पड़ती है कि विपक्ष लगातार अपने लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तलाश रहा है कि जहां पर वो अपने आप को संगठित रख करके सीधे तौर पे सत्ता से टक्कर ले सके। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल के परिस्थितियों में यह देखने को साफ मिल रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से जो है वो गुमराह सा नज़र आता है। गुमराह इसलिए भी नज़र आता है क्योंकि उसके पास एक शीर्ष नेतृत्व की कमी है और कहीं ना कहीं जनाधार जो है आप देखते हैं वो बिखराव की ओर है। अब जनाधार की अगर बात कर ले तो जिस तरह से आपने कहा, ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मायावती के तरफ जो है वो अखिलेश यादव अगर साथ में अगर दोनों एक साथ मिले तो दलितों का वोट बहुत अच्छी तरह से उन्हें मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का हमेशा से ये आरोप भी लगा रहा है और इस बार उन्होंने हालिया बयान में भी अपनी बात ये स्पष्ट की है कि वे
अखिलेश यादव अपने गुरूर में या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपनी आत्ममुग्धता में इतनी तरह से इस तरह से लीन हो चुके हैं कि उन्हें अपने अलावा और कोई दूसरी पार्टी नहीं दिखाई पड़ती है या उन्हें अपने अलावा कोई और दूसरा कद्दावर नेता नहीं दिखाई पड़ता है। जाहिर तौर पर आपने जिस तरह से बातें कही कि ओम प्रकाश राजभर ने एक अच्छी तरह से अपनी शुरुआत की थी 2017 में भी शुरुआत की थी और उसके बाद फिर अब भी और अब जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मायावती ने कह दिया है, स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं का झुकाव अब भी मध्य प्रदेश में बना हुआ है कि वो किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। तो इस पूरे मामले को मैं इस तरह से देखता हूं कि अगर पहली बात सारे के सारे दल एक साथ मिलते हैं और वे एक बार फिर से रणनीति के तहत अगर चुनाव में उतरते हैं तो मैं कुछ इसके बारे में कयास लगा सकता हूं, वरना मुझे लगता है कि अभी मायावती जो है अलग थलग ही होकर के चुनाव लड़ते हुए मुझे दिखाई पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा चुनाव के रणनीति के लिए। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती अपने इन्हीं नियमों पर अडिग रहेंगी। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे दौलत से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। मध्य प्रदेश की सियासत में देखा जाए एक अलग ही वर्चस्व है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और आज सिंधिया देखा जाए हर एक खेमे के लिए बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सिंधिया को लेकर जो बीजेपी बार बार दाव खेलती है, तो क्या इस बार यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं कि सिंधिया कहीं ना कहीं जीत दिलाते हुए दिखाई दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक पेच जो है खुद बीजेपी के अंदर ही अटका हुआ है कि सिंधिया रहेगा या शिवराज रहेंगे, और लगातार इसी के बीच लड़ाई चल रही है कि सिंधिया शिवराज में से कौन, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है। यहाँ पे शिवराज की भी एक अलग ताकत है, वो भी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से लाया गया था, क्योंकि उनको पता था कि ये वो व्यक्ति है जो सत्ता को परिवर्तित कर सकता है, इतना दम उनका उतना मानदा वो रखते हैं, क्योंकि उन्हें जब पारिवारिक इतिहास रहा है वो राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है, और मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरे परिवार का दबाव है, तो उसी की वजह से उनको कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया था। लेकिन अब पूरी तरीके से यहाँ बीजेपी भी कंफ्यूज आ रही है कि किसको सामने रखा जाए। तो इसलिए देखा जाए तो अभी बीजेपी की स्थिति थोड़ी यहाँ कमज़ोर नज़र आ रही है उस हिसाब से कि सीएम का चेहरा कौन बनेगा, और उसी को देखें तो कांग्रेस को यहाँ पे कमलनाथ यहाँ पे चेहरा है। लेकिन अगर देखा जाए कि कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं सिंधिया, तो फिर वहाँ कमलनाथ की थोड़ी मुश्किल बढ़ेगी। तो लगातार दोनों ही यहाँ पार्टियों में कन्फ्यूजन बनी हुई है। लेकिन देखा जाए तो अभी कांग्रेस की महासचिव ने जो दौरा किया था प्रियंका गांधी ने, तो वहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीता है। तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल यहाँ नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी खेमे के लिए कुछ मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के चलते हमने देखा है कि किस तरीके से प्रियंका ने हिमाचल में जीत दिलाई, वहीं कर्नाटक में भी। तो सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। प्रियंका को लेकर साफ तौर पर दावे यही किए जाते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जीत दिलाती हुई नजर आ रही हैं। तो अबरार, आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी इस पूरे ही मामले पर मध्य प्रदेश की सियासत को देखते हुए? क्या यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से गठबंधन की आशंकाएं नजर आ सकती हैं, क्योंकि अब बीएसपी के कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जो है पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने लगातार एक कोशिश ज़रूर की कांग्रेस पार्टी को फिर से उजागर करने के लिए, लेकिन जो है प्रचार प्रसार का माध्यम बहुत ज़्यादा दिखाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अपने जगह सीटों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सिमट गया। अब इस बार फिर से अगर कांग्रेस पार्टी उन पर दाव लगाती है तो क्या प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें जो है जिता पाएंगी? क्योंकि अब तक उनका जहां भी प्रयोग किया गया उनके चेहरे पर, वहां पर कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। तो इस बार देखना होगा कि प्रियंका गांधी क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ी जीत का कारण बन पाएंगी या नहीं। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा को अन्य राज्यों की कमान भी सौंप दी गई है। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल यही उठते हैं कि प्रियंका को राजस्थान में एक्टिव किया जा रहा है, तेलंगाना में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी। तो ऐसे में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला लेंगी? क्या वाकई में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ऐसी कड़ी बताई जाते हैं कि सिंधिया जिस खेमे में, उस खेमे की जीत तय मानी जाती है। अब देखते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत को ध्यान में रखते हुए मायावती कौन सा बड़ा दाव खेलती हैं और सोनिया गांधी आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला लेती हैं। क्या वाकई में यहाँ पर गठबंधन की जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्या वह संभावनाएं होती यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देंगी या फिर नहीं? हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।